नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में आज 3 इश्यूज हैं। फर्स्ट इशू तो रहेगा जो कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, डेथ सेंटेंस, उसको रिव्यू करने के लिए 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो रिव्यू करेगी कि भाई ये जो कैपिटल पनिशमेंट जो दी जाती है उसके पीछे क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें कन्विक्शन रेट भी बहुत कम आती है। और देखा जाए तो ज़्यादातर एक सोसाइटी का एक सेक्शन है, चाहे वो कास्ट के हिसाब से देख लो, क्लास के हिसाब से देख लो, रिलीजन के हिसाब से देख लो, उन्हीं को ज़्यादा डेथ सेंटेंस दी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक रिपोर्ट ये रिलीज हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल कमीशन अपॉइंट करने वाली है जो कि मुस्लिम और जो क्रिश्चियन दलित्स हैं उनके स्टेटस को रिव्यू करके ये देखा जाएगा कि क्या उनको शेड्यूल कास्ट के कोटा में ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को देखेंगे। और थर्ड आर्टिकल रहेगा जिसमें कि रशिया की क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए और वेस्ट के साथ में कैसे रिलेशनशिप रखना चाहता है इंडिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल भी देख लेंगे। तो 3 आर्टिकल से देखते हैं तीनों को। फर्स्ट आर्टिकल है लाइफ एंड डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एक यूनिफॉर्म नॉर्म्स हमें डेवलप करने की ज़रूरत है या फिर एक फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है कि जब कभी भी ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को डेथ सेंटेंस दी जाए तो उसके पीछे वो क्या स्टैंडर्ड्स को चेक करे। ठीक है, पहले तो ये 3 जजेस की बेंच के पास में था केस, अब इसको लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 जजेस बैठ रहे हैं वो देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। तो कोर्ट ने ये चीज़ तो एक्नॉलेज कर ली है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब कभी भी किसी को अगर डेथ सेंटेंस दे दी जाती है तो वो इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा निराशावादी हो जाता है। उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि उनको खुद को साबित ये करना होता है कि वो वहाँ पर प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट नहीं की है, मतलब वो कल्प्रिट नहीं है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल वहाँ पे अपने खिलाफ में लगे हुए एलिगेशंस को क्लीन करने में ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कारण कि उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो देखा जाए तो आज तक अगर देखा जाए तो डेथ पेनल्टी या फिर जो आप कह सकते हो कि डेथ सेंटेंस है, इसकी हम बात करें तो इसके लिए पहले जजमेंट आया हुआ है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, जो कि आज के 42 साल पहले का जजमेंट है। उसमें 5 जजेस की बेंच ही बैठी थी और उसमें क्या डॉक्टर निकल के आया था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब बहुत ही बुरे से बुरा क्राइम होना तब जाकर के आप किसी को डेथ पेनल्टी दो, बाकी आप अवॉइड करो। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के हमने एक्सप्लेन पेज भी पहले डिस्कस किया है। तो मैं इस बच्चन सिंह वाला ये जो केस है ना, इससे रिलेटेड एक्सप्लेन पेज और हमारा जो एडिटोरियल है वो प्रीवियस में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने नोट मेकिंग नहीं की थी उस टाइम पे तो आप जरूर देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि बच्चन सिंह केस में क्या स्टेटमेंट दिए थे उस टाइम पर। ठीक है, अब देखो ये हो गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम हो तब आप पनिशमेंट दो डेथ सेंटेंस की। 2015 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी ऐसा ही आया कि डेथ पेनल्टी जो है वो आप देखो कि टेरर रिलेटेड केसेस है ना, टेररिज्म को बढ़ाने वाले, उनमें तो आप रखो और बाकी केसेस में अबॉलिश कर दो। इसके अलावा देखा जाए तो ग्लोबल ट्रेंड क्या शो करता है कि अभी फिलहाल ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो एक्टिव रिटेंशनिस्ट फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, मतलब लगातार बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो डेथ सेंटेंस को अबॉलिश कर चुके हैं, लगभग 144 कंट्रीज। और अगर रख भी रहे हैं तो बहुत रेयर केस में जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो आप रिफॉर्मेशन की बात करते हो। एक बंदे ने क्राइम किया और उसको आपने फांसी की सजा दे दी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आने वाले टाइम पर वो चीज़ रिपीट नहीं होगी? ये चीज़ अभी तक तो साबित हो नहीं पाई है कि हाँ जी किसी भी क्रिमिनल को फांसी की सज़ा दे दी, डेथ सेंटेंस दे दिया तो आगे वो क्राइम रिपीट नहीं हुआ। रिपीट होते हैं, इसका मतलब ज़रूरत है रिफॉर्म्स लाने की सोसाइटी में, तो वो चीज़ है यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर अभी जो नए आ रहे हैं ना जितने भी लॉज, उनमें डेथ सेंटेंस बढ़ाई जा रही है, घटाने की बजाय बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या है कि प्रोसीजरल बार को राइज किया जाए। इसका मतलब पनिशमेंट देने के टाइम पे जब डेथ सेंटेंस लास्ट आपको रिजॉर्ट दिखे कि हाँ जी डेथ सेंटेंस ही देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जो मिनिमम कंडीशंस हैं उनको थोड़ा राइज करने की ज़रूरत है जिससे कि डेथ सेंटेंस से बचाया जा सके। ठीक है,
टोटल अबोलिशन और एक तरीके से टोटल एबोलिशन और डेथ सेंटेंस को कंटिन्यू करना, दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बनने की जरूरत है। और वो बैलेंस देखते हैं ये 5 जजेस की बेंच किस तरीके से क्रिएट करती है। अब ये तो देखो हमने देखा ट्रेंड। अब सवाल ये है कि क्यों रिव्यू करने की जरूरत है। देखो इंडिया में जो डेथ रॉ होते हैं ना, जितने भी डेथ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें एक ट्रेंड है। वो क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट के नाम पर हो, क्लास के नाम पर हो, रिलीजन के नाम पर हो, उनमें से आपको एक टिल्ट देखने को मिलेगा कि जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट है उनके लोगों को ज्यादा डेथ सेंटेंस मिलते हैं। 2016 में एक स्टडी कंडक्ट हुई प्रोजेक्ट 39 के अंडर में, ठीक है। इसमें यह पता पड़ा 385 डेथ रॉज को स्टडी किया गया। तो उसमें क्या पता पड़ता है कि इन 385 डेथ रॉज में से डेथ सेंटेंस मिले हुए जो प्रिजनर्स थे उनमें 76% तो शेड्यूल्ड कास्ट के थे या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करने वाले थे, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, या फिर वो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा इनमें से 3/4 ऐसे थे जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन से थे, जो 2 टाइम की रोटी भी कमाने में मुश्किलों का सामना करते हैं। या फिर ये कह दो कि इनमें से जितने भी डेथ सेंटेंस के अंडर में ये प्रिजनर्स चल रहे थे उनमें से 62% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की। तो आप देखो कहाँ कास्ट, कहाँ इकोनॉमी और कहाँ पर एजुकेशन, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एकदम सीधा टिल्ट शो करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर, और एक पॉइंट और कि एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रिजुडाइज देखने को मिलता है। क्या कि भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बैकवर्ड क्लास से है, इन्होंने ही किया होगा। मतलब आप देखा करो जय भीम, आपने मूवी देखी हो में भी, तो उसमें जब भी कोई केस आया तो सबसे पहले किसी को ला करके खड़ा करते थे, वही वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग कहाँ थे उस दिन, ये चोरी हुई थी उस दिन, ये बताओ तुम। तो वो जो चीज़ है वो प्रिजुडाइस है कि आप पहले से अपने दिमाग में सेट करके रखते हो कि इसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कोई क्राइम किया होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट 39A ने अपने हिसाब से एक और स्टडी की जिसमें यह पता पड़ा कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली में हाई कोर्ट क्या, दिल्ली कोर्ट के द्वारा 2000 से लेकर 2013 के बीच में लगभग 80 डेथ सेंटेंसेस दिए। मतलब 80 जनों को मतलब एक तरीके से डेथ सेंटेंस दे दिया कि हाँ जी इनको फांसी दे दी जाए। पर पता पड़ा उन 80 में से 60% लोगों को तो एक्विटल, दैट मीन्स फ्री करना पड़ा। इसका मतलब कन्विक्शन रेट कम आ रही है कि नहीं, इसका मतलब डेथ सेंटेंस जो है वो एक आपके पास में सोल्यूशन के तौर पे आप देखो वो ठीक बात नहीं है। सेम स्टडी में ये भी आया कि दिल्ली के जो ट्रायल कोर्ट्स हैं जिनमें 2000 से लेकर के 2015 के साल के बीच की अगर बात करें तो उसमें एक चीज़ आया है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस आता है। अब कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी क्या है भाई, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट्स में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जब कभी भी आप किसी को पनिश करो तो एक बार उसका सोशल मिलियू, दैट मीन्स उसका सोशल बैकग्राउंड समझो कि किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, कैसा उसको बिहेवियर मिला, कैसा ट्रीटमेंट मिला, उम्र क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, और उस बंदे को जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो क्या उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ महसूस किया है जो कि उसकी ज़िंदगी में कहते हैं ना इम्पैक्ट डाल गया। ठीक है, कई बार आप देखते हैं अमिताभ बच्चन की इनकी पुरानी मूवीज़ देखो कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के चलते बच्चा इतना परेशान हो जाता था कि फिर वो बदला लेने पे उतरता है बड़ा होकर के। तो वो जो ट्रॉमा है क्या उस इंडिविजुअल की लाइफ में था या फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या थे, साइकोलॉजिकली वो ठीक था, फिट था, या फिर कन्विक्शन जब आपने कर दिया, सजा आपने दे दी, उसके बाद में उसका क्या बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है जब कभी भी किसी को भी डेथ पेनल्टी दो। और यही चीज़ क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल के कंडक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात आ जाती है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखो कैपिटल पनिशमेंट में सुनवाई जब भी हो तो वो फेयर और ह्यूमन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रिजुडाइस लेकर के बैठे हो, जस्टिस को बिल्कुल ताक पे रख दिया, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है किसी के का। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच बैठ रही है, वो क्या डिसाइड करती है वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है क्वेश्चन ऑफ इंटेंट। आर्टिकल को लिखा है सतीश देश पांडे जी ने। इनका ये कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अभी एक नेशनल कमीशन अपॉइंट करने वाली है जो कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित्स हैं उनके स्टेटस को चेक करेगी, जिससे ये पता पड़ेगी कि क्या उनको शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में डालना है या नहीं डालना। वैसे तो इससे संबंधित हमने न्यूज़ भी पहले देख लिया है, एक्सप्लेन पेज कल देख लिया था, देख लेना आप जरूर से।
ठीक है। और अब हमारा ये एडिटोरियल पेज आ गया, तो ऐसे में ये टॉपिक हमारा थोरोली कवर हो जाएगा आज। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि देखो 2008 में एक रिव्यू स्टडी करवाने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। और उसमें जो आइडियाज, जो ओपननेस आई, मतलब जो डिस्क्लोजर आया उस स्टडी के बेसिस पे, तो उसमें यह था कि सोशियो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने थे एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, कि सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं जिनमें पर्टिकुलर फोकस था दलित्स के ऊपर, ठीक है, अक्रॉस द रिलीजन, चाहे धर्म कुछ भी हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर ढूंढने थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो दलित मुस्लिम्स हैं जिनको हम डीएम बोलेंगे आगे, और दलित क्रिश्चियन जिनको डीसीज बोलेंगे, तो डीएम्स और डीसीज जो हैं उनके पास में क्या कुछ मटेरियल अवेलेबल है, उनकी सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है। एक तो ये रिव्यू करना था इस नेशनल कमीशन के द्वारा। दूसरा ये था कि उनकी सिचुएशन जो है वो कंपैरेटिवली कैसी है। फॉर एग्जाम्पल जो डीएम्स हैं और डीसीज हैं उनका कंपैरिजन अगर दूसरी मतलब उन्हीं के रिलीजन में जो नॉन दलित्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या है, और दूसरा ये भी देखना था कि जो दलित हैं बाकी दूसरे रिलीजन वाले उनके कंपैरिजन में डीएम्स एंड डीसीज किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, और ये भी देखना था कि कास्ट डिसेबिलिटीज जो हैं वो कितना क्या लेवल तक है और क्या वहां पर स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत है, दैट मीन्स वहां पर क्या सरकार को दखल अंदाज करने की जरूरत है। इन सवालों के जवाब ढूंढने थे। फिर ये जो स्टडी हुई थी, ठीक है, इस स्टडी में एथेनो डिस्क्रिप्टिव और मैक्रो स्टैटिस्टिकल और सेमी एकेडमिक एनजीओ और पब्लिकेशन सबको स्टडी किया गया था। एथेनो डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि कोई भी सोसाइटी में रहने वाले जो सामाजिक समूह है, ग्रुप है, उनका क्या डिटेलिंग है, क्या उनका स्टेटस है, खाने पीने का, रहने का, पढ़ाई का, वो सारा। इसके अलावा मैक्रो स्टैटिस्टिकल कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा अलोकेशन हो रहा है, कितनी उनकी इनकम लेवल है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना उनकी शॉर्टेज है, किस वजह से उनको डिलैपिडेटेड कंडीशन में रहना पड़ रहा है, वो सारी परिस्थितियाँ। इसके अलावा एनएसएसओ का जो सैंपल सर्वे 2004-05 का 61st राउंड का जो डेटा है उसको भी इन्होंने रिव्यू किया। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या चीज़ें आउटकम में निकली, या क्या चीज़ें इन्होंने सजेस्ट की नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी ने, कि देखो जब हमने एथनोग्राफिक मटेरियल पे जब स्टडी की तो पता पड़ा कि कास्ट डिवीजन जो है उसमें पर्टिकुलरली अनटचेबल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो मुस्लिम क्रिश्चियंस हो, चाहे दलित मुस्लिम दलित्स हो, या फिर क्रिश्चियन दलित्स हो, या फिर दूसरे और किसी रिलीजन के दलित्स हो। जैसे कि आप बात करो, हम नॉर्मली दलित्स के कैटेगराइजेशन में देखें तो शेड्यूल कास्ट में किसको डाला हुआ है, हिंदू, सिख और बुद्धिज्म को अभी तक, है ना, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन या कोई भी कोटा दिया जाता है। पर पता पड़ा कि जो आप देखोगे मुस्लिम दलित्स हैं उनके हाल और भी खराब हैं अगर इन बाकी दलित्स के कंपैरिजन की बात करें तो, ठीक है, ओवरऑल। और बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म ज्यादातर दलित्स ने ही ज्वाइन किया है, और ये ट्रेंड शुरू किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कि भाई हिंदुइज्म में तो इतना डिस्क्रिमिनेशन है, हमें इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने खुद ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था, और उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो हिंदू दलित्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं फिर बुद्धिज्म में, ठीक है, क्योंकि भाई कैसे भी करके हमें तो डिग्निटी चाहिए, सीधी सी बात है। इस तरीके का ये ट्रेंड है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आया कि दलित्स को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई सी भी रिलीजन में हो, अनटचेबिलिटी के चलते बहुत कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनको डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है, तो सेग्रीगेट भी करके रखते हैं, आइसोलेट करके भी रखते हैं सोसाइटी से, ठीक है। अब एविडेंसेस में जो देखा गया इस रिव्यू में, तो 5 तरीके के कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिफाई किए गए। फर्स्ट पॉइंट था अनटचेबिलिटी कितनी चल रही है सोसाइटी में। दूसरा पॉइंट ये था कि इंटरमैरिज है उस पर कितना क्या लगाम लगाई जा रही है, बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज होने से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है सोसाइटी में अलग अलग कास्ट की एक दूसरे के लिए, उस पर बैन। तीसरा ये ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन कि हाँ भाई कोई पर्टिकुलर कास्ट का इंडिविजुअल क्या काम करता है या क्या काम करेगा। तीसरा सोशियो कल्चरल सेग्रीगेशन कि सोसाइटी में जब कभी भी कोई गैदरिंग हो, मान लो सोशल गैदरिंग हो रही है, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, तो वहां पर जो भी आप कह सकते हो कि जो दलित्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, पार्टिसिपेशन कितना आ रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, इनकम लेवल में कितना क्या फर्क आ रहा है। इन चीज़ों को देख करके जब पता पड़ा तो क्या फाइंडिंग्स आई कि जो दलित मुस्लिम्स हैं, दलित क्रिश्चियंस हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी रिलीजन को उठा करके देख लो, ठीक है। पर्टिकुलरली दलित मुस्लिम्स का तो हाल और भी ज़्यादा खराब बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि इनके खुद के रिलीजन में ही बहुत प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है देखो कि सेपरेट मॉस्क, सेपरेट चर्चेज,
इनके लिए अलग से सेपरेट चर्च और सेपरेट मॉस्क बना करके रखते हैं, जो कि प्रॉब्लम है कि भाई सोसाइटी में आप हिंदुइज्म में ही देखते हो, जो कास्ट वाला टिपिकल आइडिया है वो सीधा रिलीजन में भी घुस गया, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज्म जो स्टार्ट हुआ था उसमें कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पर इंडियन टच है कास्ट का जो इनमें भी घुस गया। ठीक है, फिर आ जाओ इसमें दलित्स की बात करें आगे। सेपरेट ब्यूरियल ग्राउंड्स, इनको कब्रिस्तान भी सेपरेट दिए जाते हैं दलित्स को। इसके अलावा इंटर मैरिज यहाँ पर भी बैंड है, इवन मर्डर तक पनिशमेंट यहाँ पर दी हुई है कि इंटरकास्ट मैरिज अगर कोई कर लेता है तो मर्डर कर दो, दलित के साथ में अगर कोई कर लेता है तो। सोशल इंटरेक्शन और कोऑपरेशन ये बिल्कुल अवॉइड होता है, बिल्कुल भी एंगेज नहीं करते। तो ये जो चीज़ें ये टिपिकल है इंडियन सोसाइटी में, जो कि हिंदुइज्म में तो दिखती है, बुद्धिज्म और बुद्धिज्म में तो ज़्यादातर मोर देन 90% वो है, और जबकि सिखिज्म है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो ये चीज़ डीएम्स एंड डीसीज में भी कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है। एनएसएसओ का यूनिट लेवल जो डेटा है 2004-05 का जो डेटा है 61st राउंड का, उसमें भी कुछ ऐसे ही पिलर्स के ऊपर देखा गया था कि हाँ भाई दलित्स का हाल क्या है। उनमें क्या देखा गया था कि भाई कितने लोग गरीबी की चंगुल में फंसे हुए हैं या फिर कितने लोग पैसे वाले बन रहे हैं। तो उसमें भी एक ट्रेंड देखने को मिला है, दलित जो है वो ज़्यादा गरीब हैं। इसके अलावा इंट्रा कम्युनिटी डिफरेंसेस की बात करें दलित और नॉन दलित्स के बीच में, वो भी ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा एवरेज लेवल ऑफ कंजम्पशन की डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन, कितना जो फैट्स हैं या बैलेंस डाइट कितना क्या चल रहा है वो देखने वाली बात थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगेन वही, और एजुकेशन लेवल, इन सारी चीज़ों को देखा गया। तो एनएसएसओ के डाटा क्या रिवील कर गया कि भाई जो दलित मुस्लिम्स हैं उनका हाल सभी दलित्स में सबसे खराब है। और दलित क्रिश्चियंस की बात करें वो बाकी दलितों के कंपैरिजन में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, पर सिख दलित्स हैं उनसे थोड़ा सा कम है। इसका मतलब सिख दलित्स हैं उनसे तो थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं दलित क्रिश्चियंस, बाकी दलितों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्रिश्चियंस का तो ठीक है, पर मुस्लिम दलित्स का हाल सबसे खराब है। ये चीज़ एनएसएसओ के डेटा से रिवील होती है। फिर अगर देखा जाए तो डीएम्स एंड डीसीज हैं, ये आप देखो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन लोगों को कि ये अपने आप को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट ये गरीबी के चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम इंट्रा रिलीजन या इंटर रिलीजन कंपैरिजन करें तो इंट्रा का मतलब विद इन, इंटर का मतलब अक्रॉस, ठीक है, इस तरीके से। फिर बात आती है कि देखो सर्वेस तो बहुत करवाए गए, ऐसी बात नहीं है गवर्नमेंट ने कोई कोशिश नहीं की, जैसे कि हमने रंगनाथ मिश्र कमीशन की बात भी की थी, ठीक है। इसके अलावा सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन की बात भी की थी, कल का हमारा जो एक्सप्लेन पेज था। पर उन सभी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने से गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों? बोला हमारे पास में डेटा नहीं है, ये जो सर्वेज हुए हैं इनके पास में डेटा की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो राइटर एक चीज बोल रहे हैं कि अगर आप डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से रिकॉग्निशन नहीं दोगे तो ये भी तो समझो ना कि जब रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो डेटा कहां से कलेक्ट करोगे आप प्रॉपर। भाई सीधी सी बात है, सोसाइटी में ज्यादा आप सर्वे किस पर ध्यान दे करके करते हो? जिन लोगों को रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अब रिकॉग्निशन आप दे नहीं रहे हो क्योंकि डेटा नहीं है। अब डेटा नहीं है तो फिर इसका मतलब आप रिकॉग्निशन नहीं दोगे, रिकॉग्निशन आप नहीं दोगे तो अगेन डेटा की शॉर्टेज आएगी। तो कुल मिलाकर के एक किक स्टार्ट की यहां पर जरूरत है, डेटा को साइड में करके और डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करने। ये मतलब वही बात है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की तो डिमांड है, जो कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंटेंशंस शो की है, जो कि इस न्यूज़पेपर में हमने रिपोर्ट्स देखी हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में डेटा की शॉर्टेज की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है या कुछ और? तो राइटर सीधा बोल रहे हैं कि जो दलित मुस्लिम्स हैं उनकी अगर बात करें 2001 की सेंसस के हिसाब से और 2004-05 का जो एनएसएसओ का सर्वे है उसके हिसाब से देखें तो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन पार्ट है, ठीक है, दलित मुस्लिम्स। और दलित क्रिश्चियंस की बात करो तो दलित क्रिश्चियंस क्रिश्चियन पॉपुलेशन का 40 to 50% कंट्रीब्यूट करते हैं या उनका हिस्सा है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 14.2% और क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है 2.3% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब आप देखो 14.2% का 1% निकाल लो, उतने तो हो गए दलित मुस्लिम्स, और 2.3% का 40 to 50% निकाल लो, वो हो गए दलित क्रिश्चियंस। तो क्या हो गया जी, पॉपुलेशन बहुत कम हुई कि नहीं, सैंपल साइज बहुत कम हुआ कि नहीं? इसका मतलब वोट बैंक भी बड़ा नहीं है। जब वोट बैंक बड़ा नहीं है तो क्यों अटेंशन देंगे? बस यही मेन पॉइंट आ रही है। और दलित्स की अगर बात करें ओवरऑल पूरे दलित्स की, उनमें 90% दलित तो हिंदू दलित्स हैं, इसलिए हिंदू दलित्स को तो अटेंशन देकर के शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया है। बाकी जो इस्लाम मुस्लिम और जो क्रिश्चियन दलित्स हैं उनका बेस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको वोट बैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक, इस वजह से उन्होंने अटेंशन दी ही नहीं इन पे।
इसके अलावा आप देखो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? वोट बैंक के चलते, अपर कास्ट के लोगों को। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ रहा है कि पॉलिटिक्स के चलते ही ये जो एक जस्टिस होनी चाहिए, सोशल जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं इंश्योर हो पा रही है। इंश्योर होनी चाहिए तो डेफिनेटली एक स्टडी होनी चाहिए जहां पर डीएम्स एंड डीसीज की जो परेशानियां उनको आइडेंटिफाई किया जाए और ये देखा जाए कि हिंदू और सिख दलित्स के कंपैरिजन में इनके साथ में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट करें, तब जाकर के प्रॉब्लम ठीक होगी। अब ऐसे में गवर्नमेंट ने इंटेंट तो दिखाया है, तो ऐसे में जो बातचीत की जा रही है उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करें, वॉक द टॉक। ये एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं क्या रिकमेंडेशन आती है क्या नहीं, बाकी माहौल है वो बन गया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेइंग कॉर्ड अगेंस्ट एससीओ। क्रिस्टोफ जेफरलॉट जी ने लिखा है ये आर्टिकल। इन यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ तो दिल्ली का तो क्लियर था कि किसी की भी साइड हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे लिए सरदर्दी यूक्रेन रशिया या वेस्ट ये नहीं है, हमारे लिए सरदर्दी है चाइना। और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास में एशिया की अगर बात करें तो रशिया से ज़्यादा कोई रिलायबल पार्टनर दिखता नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या डिसाइड किया, न्यूट्रल स्टैंड, कि भाई वेस्ट जो कर रहा है सैंक्शंस लगाना भी ठीक नहीं है, रशिया को अटैक नहीं करना चाहिए, तो हमने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया, वो हमारे इंटरेस्ट का था। फिर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि चाइना का जो थ्रेट है यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पॉइंट है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इंडो पैसिफिक। अगर हम रीजन की बात करें, जैसे कॉर्ड का पर्टिकुलरली यहाँ पर मेन आता है। जब से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ना, चाइना ने चारों तरफ से इंडिया को घेर लिया, चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, हर जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो उस चीज़ को लेकर के इंडिया बड़ा कंसर्न है। तो हमारे लिए टेंशन क्या है? चाइना। ऐसी परिस्थितियों में जब 2018 में जून 1 को शंग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज आते हैं, उन सब की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब स्टेक होल्डर हैं और सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इंडिया ने अपना एंगेजमेंट जो था इंडो पैसिफिक वर्ड के बेसिस पे क्लियरली इंश्योर किया था। दूसरा, 2017 की बात करें तो कॉर्ड जो है वो एक्टिवेट हो गया था। वैसे तो 2007 में ही इस चीज़ का आइडिया आ गया था, शिंजो अबे जी ने दे दिया था, जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, पर वही चीज़ है कि वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि उन्होंने जो आइडिया दिया था वो बेसिकली डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए था, डिजास्टर मिटिगेशन या रेजिलियंस के लिए था, कि हाँ सुनामीज आती हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वहाँ पर हम एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। पर जो अभी का जो अमली जामा पहनाया गया ना कॉर्ड को, वो अभी रिसेंट 2017 से चालू हुआ है। अब इसके लिए ये भी कहीं ना कहीं चाइना की जो एग्रेशन हो रही है उसको काउंटर करने के लिए हमने किया। फिर बात आ जाती है कि चाइना के खिलाफ में हमें एक चाइना के खिलाफ हम इस तरीके से हमारी तैयारियां कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकन के द्वारा जो एंटी चाइनीज स्टैंड लिया जाता है उसको लेकर के भी इंडिया कंफर्टेबल नहीं है। या फिर ये कहो कि वेस्ट जिस तरीके से चाइना को काउंटर करने की कोशिश करता है उससे भी इंडिया कंफर्टेबल नहीं है। उसमें अनकंफर्टेबल होने का कारण क्या है कि देखो, मेन तो ये पॉइंट बनता है कि इंडिया जो है वो वेस्ट को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ में कई प्लेटफॉर्म्स में एंगेज करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल एससीओ, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वेस्ट के द्वारा इम्पोज्ड जो डोमिनेंस है उन चीजों को हम बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं। इंडिया यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड नहीं चाहता, इंडिया मल्टीपोलर प्लूरिलैटरल सिस्टम चाहता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया ना तो वेस्ट को बिल्कुल आगे जाने देना चाहता और ना चाइना को बिल्कुल आगे जाने देना चाहता। तो अमेरिकन जो बिल्कुल रेडिकल कदम लेते हैं ना चाइना के खिलाफ में, इंडिया उससे भी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में आप देखो कि जब चाइना ने गलवान में अटैक किया ना, तब जाकर के हमने, आप देख सकते हो कि हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे वहां पे। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर हमने कॉर्ड की मिनिस्टीरियल मीटिंग बुलवाई। ओके, नहीं तो हमने कॉर्ड में इतना ज्यादा ओपनली पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर ये चाइना एग्रेशन नहीं दिखाता तो शायद इंडिया इतना एक्टिवली इतना ओपनली पार्टिसिपेट नहीं करता कॉर्ड में। पर वही चीज है कि इंडिया का टारगेट क्या है कि कैसे भी करके एक मल्टीलैटरल या प्लूरिलैटरलिज्म का सिस्टम तैयार होना चाहिए। अब यहां पर ना तो चाइना की डोमिनेंस चलेगी इंडिया के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, और ना ही वेस्ट की डोमिनेंस चलेगी। अब इस चीज में इंडिया का बैलेंस बनाने का जो तरीका है चाइना के साथ में, क्योंकि वेस्ट तो देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके साथ तो इंडिया सीधा 1 to 1 अपनी बात रखता है, कोई इशू नहीं आता। बट एशिया की जब बात है और उसमें भी हमारा एक पड़ोसी देश बहुत बड़ा और वो इमर्ज हो रहा है और अपनी एग्रेशन दिखा रहा है चाइना, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट है। पर सच बात तो ये है कि जिस तरीके से रशिया भी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, तो रशिया की जो कद है वो बहुत कम हो गया।
अब रशिया अगर डिक्लाइन करता है ना, तो रशिया के पास में अगर कोई कह सकते हैं ना सपोर्ट की बात करें, तो वो चाइना के अलावा ओपनली सपोर्ट कोई कर भी नहीं रहा। इंडिया भी कौन सा ओपनली सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर रशिया चाइना के पास जाकर के बैठता है तो वो भी फिर इंडिया के लिए ठीक बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है इंडिया के लिए। वैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनके द्वारा 2020 में अपनी खुद की लिखी हुई एक बुक रिलीज की गई थी, द इंडियन वे। उसमें सीधा ये बोला था कि हमारा काम क्या है, हम चाइना रशिया के साथ में ट्राइलेटरली एंगेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस और जापान के साथ में ट्राइलेटरली एंगेज कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम दो दो राइवल्स के साथ में एंगेज कर रहे हैं, एक तरफ यूएस दूसरी तरफ चाइना, एक तरफ जापान और दूसरी तरफ रशिया, एक तरफ यूरोपियन यूनियन, इनके साथ भी हम एंगेज लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना। अब बात यह है कि क्या रशिया एक सुपर पावर के तौर पे बना रह पाएगा, इस पे बहुत बड़े सवाल होने उठ चुके हैं, मतलब उठना शुरू हो चुके हैं। देखो 1945 के बाद की बात करें, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और यूएन और ये स्टैब्लिश हुए हैं, तो उसके बाद में वेस्टर्न कंट्रीज की जो डोमिनेंस है ना, उसको इंडिया बार बार, अभी पिछले लगभग 7-8 सालों की बात करें तो इंडिया बार बार एक ही चीज कहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज का ये सोचना है या वेस्ट का ये सोचना है कि भाई हमने जो किया है वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए किया है, या फिर हमारी प्रॉब्लम है तो वो तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पर वर्ल्ड की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस आइडिया को इंडिया बिल्कुल काउंटर करना चाहता है, और इस चीज में चाइना, रशिया, इंडिया खुद ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए ब्रिक्स का जो आइडिया आया था, जिस पे काम किया था, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने का तरीका था। पर वही बात है कि चाइना और इंडिया दो स्टेक होल्डर हैं, और इनके बीच में टेंशन होने की वजह से ये जो ग्रुप है ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। और जब चाइना से टेंशन ज्यादा हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये भी सोचते हैं कि भाई चाहे ट्रेड हो, चाहे फिर कोई गवर्नेंस की बात हो, कुछ भी मुद्दा है, वहां पर इंडिया एक ऑटोनॉमी रखना चाहता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे ही अभी क्वाड की मीटिंग हुई थी जापान में, ठीक है, मई 2022 में, तब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया, यूएसए ने लॉन्च किया। टोटल 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो टोटल जितने भी इसके 4 पिलर्स हैं, उनमें ट्रेड वाले पिलर से इंडिया ने खुद को बाहर रख लिया कि भैया हमें ट्रेड वाले मामले में हमें नहीं चाहिए, बाकी और एस्पेक्ट्स में हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। तो इंडिया रिलक्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया वेस्ट की प्रॉपर डोमिनेंस, एकदम 100% डोमिनेंस इंडिया नहीं चाहता। ठीक है, ब्रिक्स की बात ऑलरेडी मैंने आपको करी दी है कि भाई ब्रिक्स में क्यों इंडिया पार्टिसिपेट करता है। और ब्रिक्स में तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और ये डेवलप किए गए थे, इसीलिए तो किए गए थे कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस है, उनको काउंटर किया जा सके, उनके सामने हाथ ना फैलाना पड़े जब भी फंडिंग की बात आए। पर इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, इस बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते, चाइना की एग्रेशन के चलते ये रिलेशनशिप बिगड़ी, और उसके चक्कर में ब्रिक्स की समिट तो होती है, पर जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो गई इस ग्रुप की, जो कि ठीक बात नहीं है अगर हम एशिया की बात करें, इंडिया और चाइना की बात करें। पर वही चीज़ है, जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होगा तो चाइना क्या एग्रेशन दिखाता रहेगा, एग्रेशन दिखाएगा तो फिर बाद में देखो वेस्ट तो अपने हिसाब से अपनी पुड़िया निकालता रहेगा, अपने काम चलाता रहेगा। तो कुल मिलाकर के वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स था। फिर बात आती है चाइना के लिए। अब चाइना जो हमें टेंशन देता है उसको काउंटर करने की बात करें तो रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो हमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें तो रशिया से अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट का 2/3 हमें वेपन सप्लाई रशिया ही करता है। जैसे S-400 की बात करें, ठीक है, या फिर AK-203 जो वो गन है वो तैयार करने की बात करें, वो सारी चीज़ों में। पर सच बात तो ये है कि इंडिया जो रिक्वायरमेंट पुट करता है उसकी बहुत कम रिक्वायरमेंट्स को अभी रशिया जो है वो फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है रशिया के इंपॉर्टेंस के लिए कि चाइना जो है वो रशिया को पूरा सपोर्ट दे रहा है। वो बात अलग है कि अभी यूक्रेन क्राइसिस में मिलिट्रीली सपोर्ट नहीं दिया चाइना ने, पर फिर भी रशिया को जितना सपोर्ट चाइना से मिल रहा है उतना सपोर्ट इंडिया या किसी और कंट्री से नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर रशिया कमजोर होकर के आइसोलेट हो गया तो वो सीधा चाइना के पास में जाकर ही बैठेगा, जो कि फिर इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ आ गया। तो ऐसे दोनों परिस्थितियों में डिफेंस और चाइना दोनों को लेकर के इंडिया के लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, इंडिया ने फिर जो रशिया के द्वारा मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी, वोस्तोक मिलिट्री ड्रिल, जिसमें अजरबैजान, अल्जीरिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, ताजिकिस्तान, इन सभी कंट्रीज की मिलिट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया ने बिल्कुल भी चूका नहीं, चाहे यूएसए ने कितना ही कुछ ऑब्जेक्शन किया हो, पर हमने वहां पर पार्टिसिपेशन दिया क्योंकि हमारे लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब सवाल यह है कि इंडिया और वेस्ट का रिलेशन क्या होगा। इंडिया को वेस्ट की कितनी जरूरत है और वेस्ट को इंडिया की कितनी जरूरत है, ये चीजें दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स डिसाइड करने वाले हैं। पहला तो ये कि जो रशिया पे सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसके चलते जो यूक्रेन वॉर में अभी रशिया फंसा हुआ है, उसमें रशिया का क्या स्टैंड रहता है फाइनल। ठीक है, क्योंकि वही चीज है कि रशिया अगर वीक हो गया तो वो चाइना के पास जाकर के बैठ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वेस्ट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं। आ जाओ जी, दूसरी बात करें, चाइना की पॉलिसी अगर देखें इंडिया को लेकर के, तो वो चीज हमें अच्छे से समझने चाहिए कि अभी कोलंबो में जहां पे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हम्बनतोता पोर्ट डेवलप किया है, और उस पोर्ट में जब हमने 2000 चाइना का जो सर्विलियंस शिप आने वाला था उसको हमने रोकने की कोशिश की कि भाई इनको अलाउ नहीं करोगे, तो भी चाइना ने दबाव बना करके अपना शिप वहां पे पोर्ट करवाया है कि नहीं करवाया ना। जबकि हमने 2022 के शुरुआत से लेकर अभी तक श्रीलंका की $4 बिलियन से भी ज़्यादा की असिस्टेंस सपोर्ट दे दिया है उनको, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस में थे। पर क्या श्रीलंका चाइनीज प्रेशर के सामने टिक पाया? नहीं ना। तो यहाँ पर फिर क्वाड की रेलेवेंस आ जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्वाड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एससीओ में कौन है जी? एससीओ में चाइना। ब्रिक्स में कौन है जी? चाइना। और क्वाड में कौन है जी? इंडिया और बाकी जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के कंट्रीज हैं। तो कुल मिलाकर के इंडिया के लिए रास्ता तो डिफिकल्ट है, नो डाउट, पर एंगेजमेंट इंडिया इस तरीके से करना चाहता है कि वर्ल्ड में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इंडिया एक पोल की तरह काम करे। 4-5 लीडर्स, यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनमें से इंडिया एक बनना चाहता है। इंडिया अकेला एक नहीं बनना चाहता। इससे क्या होगा कि किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे कोई भी, ठीक है, या फिर कोई भी इंटरेस्ट हो पूरी ह्यूमन सोसाइटी या अर्थ के लिए, या पूरी आप कह सकते हो सभी ग्लोबली अगर देखें, तो उनमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। सुपर पावर, सोल सुपर पावर ना बन करके एक इंपॉर्टेंट पोल बनना चाहता है इंडिया। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में वेस्ट के साथ में रिलेशनशिप जो है वो हमारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, और चाइना और रशिया के साथ में हमारी एंगेजमेंट वेस्ट की जो डोमिनेंस रही है 1945 से लेकर अभी तक, उसको काउंटर करने के लिए बनी हुई है। तो ये सिनेरियो है अभी हमारे सामने। ठीक है, डिस्कशन यही कर। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूँ, लास्ट है ये ऑफिस पॉलिटिक्स। देखो इसमें ये बताया जा रहा है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, मेनली अभी केरला में। ठीक है, केरला के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पिनारई विजयन, और दूसरी तरफ वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इनके बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें हटाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ ये बोलती है गवर्नमेंट की गवर्नर जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं सारे के सारे। इस तरीके के एलिगेशन चल रहे हैं ज़बरदस्त, और ये चीज़ जो है वो केरला में ही नहीं, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, और अभी तो चलो बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी असिस्टेड शिवसेना की गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे, पर इसके पहले जो एमवीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठे थे गवर्नर की पोस्ट पे। तो कुल मिलाकर के सवाल ये आता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। सेंटर स्टेट रिलेशन को रिवाइज कर लेना और ये एग्जाम्पल के तौर पे आप टिका देना, ठीक है ना। ये आर्टिकल आप देखोगे कि क्या क्या इश्यूज आए थे, ठीक है, इसको आप देख लें। बस ट्रस्ट डेफिसिट है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखो हर बार गवर्नर के एक्शंस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के नहीं होते हैं, ठीक है, और जिस तरीके से गवर्नर काम करते हैं उससे लगता भी यही है कि वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स और वहाँ पर अपॉइंटेड गवर्नर्स के बीच में, वो ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक फेडरल कंट्री हैं, ठीक है। फेडरलिज्म अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर बात करें तो वो चीज़ वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लेना एक बार इस आर्टिकल को ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल टिपिकल केरला के हैं, बस मेन जो पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।